हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना पढ़ी थी और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ के संशोधित आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण। तो इसका क्या अर्थ है, इसे हम समझते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी आई, उसके बाद मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई और फिर बाद में दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी, इसमें बहुत सी कमियां थी, लेकिन जब संशोधित आवर्त सारणी बनी तो ये जो कमियां थी ये अपने आप दूर हो गई संशोधित आवर्त सारणी द्वारा। अब इसके बाद हमने देखा कि संशोधित आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां थी, लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में जो दोष थे उन दोषों का निराकरण हो गया। तो किस प्रकार के दोष थे और किस तरह से उनका निराकरण हुआ, उसे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉपिक कि असमान गुणों वाले तत्वों को पृथक रखना। मतलब कि देखा गया कि जो मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखा गया था, लेकिन दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये दोष दूर हो गया। तो किस प्रकार दोष दूर हुआ उसे हम देखते हैं। तो संशोधित आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फर्स्ट समूह को लेते हैं तो हमने देखा कि फर्स्ट समूह दो उपसमूहों में बटा है, ए और बी। तो हम देख रहे हैं कि ए उपसमूह और बी उपसमूह के जो तत्व थे वो आपस में गुणों में बहुत कम समानता रखते थे। तो गुणों में समानता न रखने के बावजूद, मतलब कि असमान गुण होने के बावजूद इन सभी तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। तो ये हम देख रहे थे कि ये संशोधित आवर्त सारणी का दोष था। लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें देखा गया कि जो ये फर्स्ट का ए जो समूह है, फर्स्ट ए उपसमूह और फर्स्ट बी, इन दोनों को ही अलग कर दिया गया। फर्स्ट ए को अलग कर दिया गया जिसमें तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और जो फर्स्ट बी है उसको अलग कर दिया गया। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तत्व है कॉपर, एजी और एयू। तो हम देख रहे हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें जो पहला समूह है वो फर्स्ट ए है, लेकिन जो 11वां समूह है वो फर्स्ट बी है। यानी फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और ये जो दोष था कि असमान गुण वाले तत्व एक साथ रखे जा रहे थे, वो दोष जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में अपने आप दूर हो गया। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि धातु तथा अधातुओं को पृथक रखना। तो हम देख सकते हैं कि जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें धातु और अधातु दोनों के गुणों को अलग, दोनों के जो गुण थे वो अलग अलग थे, उसके बावजूद इनको अलग अलग नहीं रखा गया था, यानी इनका पृथक्करण नहीं था। लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई तो इस सारणी के बनने से धातु और अधातु जो थे वो दोनों अलग अलग हो गए। तो हम दीर्घाकार आवर्त सारणी को देख सकते हैं कि उसमें बीच में संक्रमण तत्व उपस्थित होते हैं और उसके बाईं ओर धातु और दाईं ओर जो है अधातु उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से धातु और अधातुओं का जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में पृथक्करण हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जो संशोधित आवर्त सारणी थी, इस सारणी में जो संक्रमण तत्व थे उन संक्रमण तत्वों को हम देखते हैं कि सभी संक्रमण तत्वों को एक साथ नहीं रखा गया था, क्योंकि संक्रमण तत्व जो है आपस में गुणों में समानता रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको एक साथ नहीं रखा गया था। तो ये संशोधित आवर्त सारणी में दोष था। लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी तो उसमें हम देख सकते हैं कि सभी संक्रमण तत्व जो है एक साथ हैं। तो यहाँ पे सभी संक्रमण तत्व जो थे वो एक साथ थे और ये दोष भी जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी के बनने से दूर हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि सम और विषम श्रेणियों में विभाजन। तो हम देख सकते हैं कि जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें जो आवर्त सारणी में हमने देखा कि 7 आवर्त थे। तो पहले 3 आवर्त में हम देख रहे थे कि एक एक पंक्तियां थी, लेकिन चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में हम
श्रेणी को विषम श्रेणी कहते थे। मतलब एक जो पंक्ति होगी इसमें सम श्रेणी और दूसरी पंक्ति को हम यहाँ पे विषम श्रेणी कहते थे। तो हम देख रहे थे कि एक ही पंक्ति का जो है, एक ही मतलब कि आवर्त का जो है हम देख रहे दो पंक्तियों में विभाजन हो रहा था। लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें हमने देखा कि केवल एक ही पंक्ति में सभी तत्व लिखे गए थे। चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में किसी भी प्रकार का सम व विषम श्रेणी नहीं प्राप्त थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में हमें सम और विषम ये श्रेणियां नहीं प्राप्त हो रही थी। तो ये दोष भी हम देख सकते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी बनने से दूर हो गया था कि जो सम विषम श्रेणी हमें चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में मिल रही थी वो अब नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट है लैंथेनाइड का एक्टिनाइड श्रेणियों का आवर्त सारणी से बाहर होना। तो हमने देखा कि जो संशोधित आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी के नीचे दो पंक्तियां बनी हुई थी। तो इन पंक्तियों में जो तत्व थे, पहली पंक्ति के तत्वों को हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते थे जिनमें 14 तत्व थे, और दूसरी को हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं जिसमें भी 14 तत्व उपस्थित है। तो देखा गया कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है और जो एक्टिनाइड श्रेणी है इनको जो है आवर्त सारणी में स्थान नहीं प्राप्त हुआ। तो आवर्त सारणी में इन्हें स्थान नहीं प्राप्त था। तो दीर्घाकार जब आवर्त सारणी बनी तो इसमें भी देखा गया कि इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व थे इनको भी आवर्त सारणी में, मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी में इन्हें भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ। मतलब कि हम देखेंगे कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी उसमें भी आवर्त सारणी के नीचे दो पंक्तियां बनाई गई, इसमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रखे गए। तो लेकिन यहाँ से कारण स्पष्ट हो गया कि क्यों इन्हें हम आवर्त सारणी में नहीं रख पा रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई थी। तो हमने देखा कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, इसका रीजन ये था कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व थे इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ये समान था। मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान थे। और हमने देखा कि जो अन्य तत्व थे आवर्त सारणी के उनसे पृथक थे। मतलब इनके जैसे नहीं थे कि हम इनको इनके साथ रखते, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे वो आपस में समानता रखते थे, इसलिए इन्हें हम आवर्त सारणी के बाहर एक साथ रख रहे हैं। तो इसका रीजन स्पष्ट हो गया यहाँ से कि क्यों इन्हें आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। स्थान तो इन्हें यहाँ पे भी नहीं प्राप्त हुआ जैसे कि संशोधित में नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन रीजन इसका स्पष्ट हो गया। अब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी की कमियां देखेंगे, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष देखेंगे। तो हमने देखा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के बनने से जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसके बहुत सारे दोष दूर हो गए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होना। तो हमने इससे पहले संशोधित आवर्त सारणी में भी देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ए के जो समूह हैं उन समूहों से भी समानता रखता है, और साथ में जो सेवेंथ ए के समूह हैं, सेवेंथ ए के समूह जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन तत्वों से भी समानता रखता है और साथ में फर्स्ट ए के समूह से भी समानता रखता है। हालांकि हम दिखाने के लिए हाइड्रोजन को दीर्घाकार आवर्त सारणी में फर्स्ट ए समूह में रख देते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों समूहों से ही समानता रखता है। तो वो इन दोनों समूहों में से किस स्थान पे होना चाहिए, इसका हाइड्रोजन का ये जो स्थान है ये आवर्त सारणी में निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों ही समूहों के तत्वों की तरह उसके गुण प्रदर्शित होते हैं। सेकेंड है कि जो आठवां समूह है वो आठवें समूह का हम देखते हैं कि ये समूह 3 उप समूहों में विभाजित है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एक ही समूह में 3 समूह उपस्थित है। तो जिस प्रकार संशोधित में थे उसी प्रकार दीर्घाकार में भी हैं। तो ये दोष जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी दूर नहीं हो पाया है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं और जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इन दोनों श्रेणी के तत्वों
से बाहर दो पंक्तियों में रखे गए थे। तो ये तीन कमियां हैं। पहला कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं है, सेकेंड है कि